जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आज पूरा समझो 1 महीने से ऊपर हो गया है। उसके बाद आज जो है हम लोग फिर से मिल रहे हैं, अपनी क्लास जो है उसको पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। अब यूपी कांस्टेबल के लिए और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आप लोगों को लगातार क्लासेस मिलेंगी। आज से जीएस की क्लास जो होगी आप लोगों की यही समय जो है आप लोगों का 9 बजे, इसी समय आप लोगों की क्लास रहेगी। तो सब पहले तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो है वह वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। दूसरी चीज़, आप लोग पेन पेपर लेकर बैठिएगा, सारे प्रश्न आप लोग नोट करते रहिएगा। बाकी आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगी विद आंसर। तो पीडीएफ के लिए आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग अगर तैयार हैं तो सभी लोग बताइएगा, रेडी हैं तो फिर क्लास जो है उसको शुरू किया जाए। पहले एक बार आप लोग बताइएगा और कैसा लग रहा है आपको कई दिनों के बाद मिलके, क्योंकि आज से हम लोग अपनी ताबड़तोड़ तैयारी शुरू करेंगे। देखिएगा, पेपर का लेवल भी अच्छा रहना है, ये मत समझिएगा, और कंपटीशन भी टफ है। और आप जो लोग भी तैयारी नहीं कर रहे हैं वो अपनी तैयारी शुरू करें। जैसे अभी बिहार में वैकेंसी आई है या हर जैसे जैसे वैकेंसी आ रही है, तो आप लोग देख रहे हैं कि 2 से 3 महीने का टाइम मिल रहा है एग्ज़ाम के लिए। तो यूपी में अगर 2 से 3 महीने टाइम मिलेगा तो आप लोग अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, इसलिए आप लोग अभी से लगातार लगे रहिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग सभी लोग जो है थंब दिखाइएगा, फिर हम लोग क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग अपना शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वसुधा गुप्ता, परेश रावल, डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, या डी ऑप्शन है अभीक सरकार। तो आप लोग बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होगा। सभी लोग आंसर जरूर करिएगा। तो पहले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो अध्यक्ष हैं वो परेश रावल हैं। कौन है? परेश रावल हैं। तो बाकी जो 4 ऑप्शन हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। वसुधा गुप्ता जी कौन है? तो यह आकाशवाणी की महानिदेशक हैं वर्तमान में, ठीक है। आकाशवाणी की महानिदेशक हैं, याद रखिएगा आप लोग। इसके साथ में ही जो डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश हैं, ये प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं, प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और तीसरा जो है अभीक सरकार जी जो हैं, यह प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा इसको। 4 के चारों ही प्रश्न रिलेटेड हैं आप लोगों से। अब एक आप लोगों के लिए होमवर्क का प्रश्न है कि नेशनल ऑफ स्कूल ड्रामा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये आप लोगों को बताना है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क का प्रश्न है, इसको आपको बताना है, ठीक है। नोट करते रहिएगा जो भी सारे होमवर्क के प्रश्न हैं। क्लास खत्म हुए तो भी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में सबके आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना हैं, दानिश मंजूर हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, या फिर आपके युवराज सिंह हैं। बताइएगा यूनिसेफ ऑफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को ये और भी बतानी है, इसका भी हेडक्वार्टर, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। चलिए, तो यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर जो हैं वो आयुष्मान खुराना बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? आयुष्मान खुराना बनाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, केंद्र सरकार के द्वारा जो फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो दानिश मंजूर को बनाया गया है, ठीक है। इसको दानिश मंजूर को। सचिन तेंदुलकर जी को जो है वो सेवलॉन इंडिया का, ठीक है, सेवलॉन इंडिया का हैंड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। और यह पहली बार ऐसा हुआ है कि सेवलॉन के द्वारा किसी को हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर ये एम्बेसडर कर लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पर गलत हो गया है, अम्बेडकर लिख गया है, याद रखिएगा। और युवराज सिंह जी जो हैं इनको क्या बनाया गया है? तो नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप
नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो कौन कौन से यूनिसेफ इंडिया के कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना, फिट इंडिया मूवमेंट के दानिश मंजूर जी, सेवलॉन इंडिया के सचिन तेंदुलकर जी, और नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? युवराज सिंह जी को। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सचिन तेंदुलकर जी की ऑटोबायोग्राफी क्या है और युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी क्या है, ये भी प्रश्न आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। हालांकि मैं सचिन तेंदुलकर को बता दे रहा हूँ, प्लेइंग इट माई वे, और युवराज सिंह की जो है आत्मकथा का नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या नाम है? प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, और यूनिसेफ का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन हमारे सौर मंडल का पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह है? बृहस्पति, शनि, अरुण या मंगल? देखिएगा, हमारे सौर मंडल में कुछ आंतरिक ग्रह होते हैं और कुछ बाह्य ग्रह होते हैं। ठीक है, तो आंतरिक ग्रह की श्रेणी में कौन आता है और बाह्य ग्रह की श्रेणी में कौन सा आता है? या आपसे पूछ सकता है कौन सा पार्थिव ग्रह है, कौन सा जोवियन ग्रह है। तो आंतरिक ग्रह है आप लोगों का बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, ये कौन से हो जाएंगे आप लोगों के? आंतरिक ग्रह हो जाएंगे। और बाह्य ग्रह हो जाएगा आप लोगों का बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। तो इनमें से पार्थिव ग्रह कौन सा है? मंगल हो जाएगा। अच्छा, मंगल कैसा ग्रह है? तो लाल ग्रह है। कैसा है? लाल ग्रह है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, आप लोग बताइएगा जल्दी से। पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? या भोर का तारा, सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो अभी बीच में जो था वो शनि हो गया था, लेकिन अब फिर से कौन हो गया है? बृहस्पति हो गया है। ठीक है, कौन सा हो गया है? बृहस्पति हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मंगल ग्रह हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। डी ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस महाद्वीप को लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस के नाम से जानते हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया? बताइएगा कि किस महाद्वीप को लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, जल्दी से बताइएगा कितने महाद्वीप हैं, पहले आप लोग ये भी बताइएगा। तो लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जानते हैं। किसको? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जानते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे छोटा महाद्वीप है। इसके साथ में ही इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्यासी भूमि का देश कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है मरुस्थलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसको हम लोग लघु महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु महाद्वीप भी कहते हैं। और इसी को हम लोग लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसको हम लोग कंगारू महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? कंगारुओं की संख्या, कंगारू पाए जाते हैं। अच्छा, दक्षिण अमेरिका को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका का बताइएगा। तो हम लोग इसको पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप। इसको अच्छा पक्षियों का महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, और इसका जो दक्षिण अमेरिका का आकार है वो पक्षी के पैर के आकार का है, इसलिए इसको पक्षीपाद डेल्टा के पक्षीपाद पक्षी के नाम से भी इसको जानते हैं। यूरोप महाद्वीप जो है इसको किस नाम से जानते हैं? तो यूरोप महाद्वीप को आपके जो है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? प्रायद्वीप महाद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप महाद्वीप इसको क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि यहाँ पर जो है वह मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। क्या है? मरुस्थल नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को
जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर भैया वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर आप लोग कर दीजिएगा, और जितने भी प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे हैं, ठीक है, सब लोग आंसर जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा आप लोगों का। और होमवर्क के लिए जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनको एक कॉपी में नोट करिएगा, क्लास खत्म होने के बाद सर्च करके आप लोग सबके आंसर लिखिएगा। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हुई? प्लासी का युद्ध, बेदरा का युद्ध, आम्बूर का युद्ध या बक्सर का युद्ध? बताइएगा। इलाहाबाद की संधि जो होती है वो किस युद्ध के बाद हुई है? ठीक है, जल्दी से आप लोग बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। देखिएगा, प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 को। ठीक है, बेदरा का युद्ध कब होता है? तो 1759 में अंग्रेज और डचों के बीच में। आम्बूर का युद्ध जो होता है वो अगस्त 1749 में होता है। ठीक है, और बक्सर का जो युद्ध है वो आपका 22 अक्टूबर 1764 को होता है। 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, अब देखिएगा कि इलाहाबाद की संधि जो होती है वो बक्सर के युद्ध के बाद होती है। सही आंसर आप लोगों का डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इलाहाबाद की संधि कब होती है? तो 2 बार संधि होती है, एक 12 अगस्त 1765 और एक होती है 16 अगस्त 1765 को। कौन से युद्ध के बाद में? बक्सर के युद्ध के बाद में। बक्सर के युद्ध के बाद ही कहा जाता है कि पूर्ण रूप से अंग्रेज जो हैं जिनकी सत्ता भारत में स्थापित हुई, वो कौन सा युद्ध था? तो बक्सर का युद्ध था। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न है हमारा कि नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ किया? कानपुर, लखनऊ, बिहार या फैजाबाद? बताइएगा। देखिएगा, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? आप लोग बता सकते हैं कोई? इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था धोंधू पंत। क्या नाम था? धोंधू पंत इनका जो था वो वास्तविक नाम था। अच्छा, इनके साथ में जो थे वो कौन थे? तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे जो थे वो इनके साथ इनके कमांडर इन चीफ थे। पर इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे इनका वास्तविक नाम था। इसके साथ में ही जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है नाना साहब ने कानपुर से किया था। कहाँ से किया था बच्चा? कानपुर से किया था। लखनऊ से नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो बेगम हजरत महल। कौन थी? बेगम हजरत महल थी। इसके साथ में बिहार से किसने किया था? तो कुंवर जगदीश। ठीक है, जगदीशपुर से इन्होंने किया था। ठीक है, और फैजाबाद से किसने किया था? ये आप लोगों को ज़रा आंसर बताना है, क्योंकि इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था उस समय। ठीक है, और अंग्रेज जो थे वो इनसे बहुत डरते थे। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को होमवर्क के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 18 सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ? क्योंकि 1857 की क्रांति एक बार में तो नहीं हुई थी। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ? सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह बताइएगा। सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह जो था वो कहाँ पर हुआ था? जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा ज़रा। तो सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह जो था वो कहाँ हुआ था? मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पहले भी। 10 जुलाई 1806 ईस्वी को कहाँ हुआ था? बेल्लोर में हुआ था। और 59वीं रेजिमेंट के जो सिपाही थे उन्होंने सबसे पहले सैनिक विद्रोह किया था। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? तो कानपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे मुक्तिदाता कहा जाता था? अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या घनानंद? बताइएगा कि निम्न में से जो है मुक्तिदाता किसको कहा जाता था? बताइएगा। देखिएगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य था
इसको मुक्तिदाता कहते थे। क्या कहते थे? मुक्तिदाता कहते थे, क्योंकि इसने घनानंद से पहली बार जब पंजाब प्रांत जीता था तब पंजाब प्रांत के जो लोग थे उन्होंने इसको किस नाम से पुकारा? मुक्तिदाता के नाम से पुकारा। लेकिन इसको हम लोग एक और भी नाम मिलता है, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। इसको और भी नाम से जानते हैं हम लोग, किससे? सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों को पता है कि इसने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म अपनाया था। और जैन धर्म की शिक्षा इसने किससे ली थी? तो भद्रबाहु से। किससे? भद्रबाहु से ली थी। और इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? संलेखना पद्धति से कर्नाटक में हुई थी। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो घनानंद को ही इसने हराया था, अच्छा मौर्य वंश का संस्थापक था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, मौर्य वंश का संस्थापक था। अच्छा आप लोग बताइएगा इसकी मदद किसने की थी? इसका गुरु कौन था? घनानंद को हम लोग क्या कहते थे? तो अग्रमीज के नाम से जानते थे। किस नाम से? अग्रमीज के नाम से। अजातशत्रु जो था इसको किस नाम से जाना जाता था? तो इसको कुणिक नाम से जाना जाता था। किस नाम से भैया? कुणिक नाम से जाना जाता था। और इसने अपने पिता की हत्या करके, किसकी? और इसको पितृहंता भी कहा जाता था, इसलिए क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या कर जो था वो क्या बैठा था? गद्दी पर बैठा था। इसके पिता कौन थे? बिंबिसार थे, जिन्होंने किसकी नींव रखी थी? हर्यक वंश की नींव रखी थी। ठीक है, हर्यक वंश की नींव रखी थी। और बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेणिक कहा जाता था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था कि चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी, या चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? तो चाणक्य था। क्या नाम था? चाणक्य नाम था। और इनको हम लोग किस नाम से जानते थे? कौटिल्य के नाम से। किसके नाम से? कौटिल्य के नाम से जानते थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र। और ये अर्थशास्त्र जो है वो कैसी पुस्तक है? तो यह राजनीतिक पुस्तक है, मतलब राजनीति से संबंधित है, ना कि ये पुस्तक जो है किससे संबंधित है? कि अर्थशास्त्र से संबंधित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बताइएगा। केन नहर है, शारदा है, सजघाट है, या आगरा है? तो बताइएगा 8वें प्रश्न का आप लोगों का सही आंसर क्या होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। अच्छा, इसके साथ में आप लोग ये भी बताइएगा कि जो डिटेल में आप लोगों को प्रश्न बता रहे हैं कि ये आप लोगों को पसंद है या सीधा वन लाइनर करके पसंद है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको डिटेल में। एक प्रश्न के साथ जब 4-5 क्वेश्चन रिलेट होते हैं तो वो चीज़ें बार बार रिवीजन करने से आप लोगों को याद रहती हैं। ठीक है, तो बताइएगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है वो कौन सी है? तो देखिएगा सही आंसर इसका हो जाएगा शारदा नहर। क्या हो जाएगा बेटा आंसर? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है वो शारदा नहर है। और इसकी लंबाई कितनी है? 350 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत और नेपाल के मध्य में कौन सी नहर सीमा बनाती है या कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत एवं नेपाल के मध्य, ठीक है, कौन सी सीमा बनाती है? तो शारदा नदी बनाती है। अच्छा, इसके साथ में शारदा नहर है कहाँ पर? तो पीलीभीत में। किस जिले में है बेटा? पीलीभीत जिले में है। ठीक है। केन नहर जो है ये कहाँ पर है? तो देखिएगा ये जो है पहली बात तो आप लोगों की कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है। और केन नहर के ऊपर ये बनी हुई है। इसके साथ में ही जो सजघाट नहर है ये कहाँ पर है? तो ललितपुर ज़िले में है। कहाँ पर है बच्चा? ललितपुर ज़िले में बेतवा नदी के ऊपर है। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। ठीक है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, आप लोग प्रश्न बताइएगा कि भारत या आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नहर, विश्व की सबसे लंबी नहर, आप लोग बताइएगा आंसर। तो कौन सी हो जाएगी? विश्व की सबसे लंबी नहर अगर आपसे पूछा जाए
तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो अगर विश्व की सबसे लंबी नहर पूछी जाए तो आपसे आंसर मिलेगा इंदिरा गांधी नहर, और जो कि कहाँ पर स्थित है? भारत में स्थित है। और यह विश्व की सबसे लंबी नहर है। इसकी लंबाई है 649 किलोमीटर। कितनी है? 649 किलोमीटर है। और यह इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, इन राज्यों को इससे जल की आपूर्ति होती है। बाकी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो हो जाएगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी? शारदा नहर हो जाएगी। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों का क्या है? बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर भैया वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग 9वें प्रश्न पर कि भारत एवं म्यांमार की सीमा की सुरक्षा कौन सा अर्धसैनिक बल करता है? सीआरपीएफ, असम राइफल्स, बीएसएफ या आईटीबीपी? बताइएगा कि भारत और म्यांमार की सीमा जो है इसकी सुरक्षा जो है वो कौन सा अर्धसैनिक बल करता है? तो सही आंसर हो जाएगा बेटा आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? असम राइफल्स करता है। कौन सा? असम राइफल्स। ठीक है, अच्छा, ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। प्रश्न पूछे जाते हैं भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1835 में। कब हुई थी? और ये किसके अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 24 मार्च 1835 को इसकी स्थापना हुई थी। और एक लोग आप लोग इसकी याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? किसी को याद हो तो आप लोग बताइएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जल्दी से बताइएगा। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो शिलांग में स्थित है। मेघालय की राजधानी जो शिलांग है यहाँ पर स्थित है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस प्रश्न में, क्योंकि और अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि 24 मार्च 2023 को इसका 188वां स्थापना दिवस मनाया गया था, तो इसलिए भी थोड़ा सा अभी चर्चा में रहा है। अब बाकी आप लोगों को सर्च करके बताना है कि असम राइफल्स के अध्यक्ष मतलब महानिदेशक कौन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा कि घास, पत्तियाँ और मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, मेथोनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल? बताइएगा। घास की पत्तियाँ, मूत्र और इनमें सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बच्चा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल सही आंसर हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? अंगूर में, इमली में। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। अच्छा, जो मेथोनोइक अम्ल होता है, ठीक है, ये किस में पाया जाता है? तो चींटी के डंक में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल जो होता है वो किस में पाया जाता है बच्चा? सिरका में पाया जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अच्छा, चलिए आप लोग बता दीजिएगा अपने पास से ही, दूध में कौन सा पाया जाता है? ठीक है, दूध, दही में कौन सा पाया जाता है? सेब में कौन सा पाया जाता है? ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की नामांकन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड या दक्षिण अफ्रीका? बताइएगा कि हमने जो है राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन जो होता है, ठीक है, वो हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो आयरलैंड से। किससे लिया है बच्चा? आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने और क्या लिया है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व भी लिए हैं। क्या लिए हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है बच्चा? समवर्ती सूची ली है। ठीक है, अमेरिका से हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया है। और क्या लिया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया ली है, मूल अधिकार लिए हैं। ये भी याद रखिएगा आप लोग। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से ली है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया है। ठीक है, तो 11वें प्रश्न का भी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि कौन सा शहर देश का पहला वाटर स्मार्ट सिटी होगा। बताइएगा, इंदौर, वाराणसी, अहमदाबाद या नागपुर। बताइएगा कि कौन सा देश का पहला वाटर स्मार्ट सिटी होगा। तो देखिएगा, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो सही तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी। और इंदौर जो होगा वो वाटर प्लस सिटी होगा। याद रखिएगा, वाटर प्लस पूछा जाए तो इंदौर, ठीक है, और केवल वाटर स्मार्ट सिटी पूछा जाए तो वाराणसी। अच्छा, सबसे स्वच्छ शहर पूछा जाए, क्या पूछा जाए बच्चा? सबसे स्वच्छ शहर, तो भी कौन सा हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा। वाराणसी को एससीओ के द्वारा, संघाई कॉरपोरेशन के द्वारा, जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसको एससीओ ने सांस्कृतिक अपनी राजधानी बनाया है। क्या बनाया है? सांस्कृतिक राजधानी बनाया है। इसके साथ में ही आपसे प्रश्न बने कि G20 की 100वीं बैठक, ठीक है, G20 की 100वीं बैठक कहाँ पर हुई? तभी वाराणसी हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है, तब भी आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? वाराणसी ही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो हैं आप लोग लगातार इनसे याद रखिएगा। ठीक है, वाराणसी से। अच्छा, वाराणसी से आपको लगातार बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि वाराणसी जो है भाई मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो इस वजह से भी आप लोगों को वाराणसी बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ वन लाइनर प्रश्न हैं आप लोगों के लिए, कि जैसे कि फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी से कौन सी जलसंधि जोड़ती है। बताइएगा, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से कौन सी जलसंधि जोड़ती है, तो ये भी प्रश्न बताइएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ ये भी सोच रहा हूँ कि आगे से, कल से अगर जो भी ज्योग्राफी के प्रश्न आएंगे तो उनका थोड़ा सा, जैसे कि ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है, इसका एक मैप लगा के आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, फारस की खाड़ी जो है और को ओमान की खाड़ी से जो है वो हारमुज जल संधि जोड़ती है। कौन सी? हारमुज जल संधि जोड़ती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन देखो, दो देशों को जल संधि अलग करती है, मतलब दो भूमियों को अलग करती है, और दो पानी के क्षेत्रों को उनको मिलाती है। तो कौन से दो देशों को अलग करती है, तो ये भी आप लोग याद रखना है कि ओमान से ईरान को, मतलब या ईरान से ओमान को अलग करती है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हारमुज जल संधि। अब अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई। बताइएगा, और पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो कहाँ पर बनाई गई थी। तो देखिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है इसकी स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1975 को। कब होती है बच्चा? 2 अक्टूबर 1975 को होती है। और प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहाँ बनाई जाती है, कहाँ स्थापना होती है इसकी? तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो 14वें प्रश्न का भी सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 15वां प्रश्न है कि सोनितपुर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है। क्योंकि भारत में 33 हाथी रिजर्व हो गए हैं, और 33वां हाथी रिजर्व कौन सा बनाया गया है, तो उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को 33वां हाथी रिजर्व बनाया गया है। तो सोनितपुर हाथी रिजर्व आप लोगों का कहाँ पर स्थित है, ये बताइएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में कामेंग हाथी रिजर्व है। कौन सा है बच्चा? कामेंग हाथी रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में कौन सा हाथी रिजर्व है, तो मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, लमेरू। कौन सा है? लमेरू हाथी रिजर्व है। और असम में जो है वो आप लोगों का सोनितपुर हाथी रिजर्व है। और आंध्र प्रदेश में जो है वो रायला हाथी रिजर्व है। सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। अब हमेशा केवल नेशनल पार्क वगैरह से ही प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कुछ चीज़ें अब जो है वो आप लोगों को नई नई भी देखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, कुछ वन लाइनर प्रश्न और हैं कि भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है। नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है। और भारतीय सेना की
पहली महिला जज कौन बनी है? तो आप लोगों को 4 के 4 प्रश्न हैं, चारों के आंसर करने हैं। ठीक है, जल्दी से बताइएगा सही सही आंसर आप लोगों के क्या हो जाएंगे। तो देखिएगा, भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी जो थी, मतलब थी क्या हैं, उनका नाम है शालिजा धामी। क्या नाम है बच्चा? शालिजा धामी नाम है। ठीक है। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर जो बनी है उनका नाम क्या है? तो यम बीरा लक्ष्मी। कौन है? यम बीरा लक्ष्मी। इसके साथ में नौसेना की पहली महिला पायलट जो हैं वो कौन बनी है बच्चा? तो शिवांगी जोशी बनी है। किसको बनाया गया है बच्चा? शिवांगी जोशी को बनाया गया है। और भारतीय सेना की पहली महिला जज बनाया गया है किसको? ज्योति शर्मा। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। भारतीय महिला सेना की पहली बार कोई महिला जज बनी है तो वो ज्योति शर्मा है। 4 के चारों प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, सारे प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक प्रश्न और था भी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले प्राप्त करने वाली पहली महिला है आशा पूर्णा देवी। कौन है? आशा पूर्णा देवी हैं। इनको पहली बार जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी एक मोटिवेशनल थॉट है आप लोगों को कि नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। अब रात के 9 बजे अगर आप लोग सो रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बड़ी समस्या वाली बात है। इतनी जल्दी नहीं सोना है, मेहनत करनी है, एग्ज़ाम के लिए समय नहीं है। और जितने भी फॉर्म वगैरह आ रहे हैं उन फॉर्म को आप लोगों को डालना है। ठीक है, अच्छे से मेहनत करिएगा, भरपूर तैयारी। और आप लोगों को जो है इसकी PDF जो है देखिएगा, 2 प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क हैं कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। बाकी मैंने आपसे एक प्रश्न और पूछा था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पूछा था ना। इसका भी आंसर आप लोगों को करना है। इसके साथ में मैंने यूनिसेफ का पूछा था। ठीक है, ये भी आप लोगों को बताना था। तो ये सारे प्रश्न जो हैं आप लोगों को आंसर करने। बाकी मैंने पूछा था कि 1857 की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था, ये प्रश्न भी आप लोगों को बताना है। जो सारे प्रश्न सही बताएगा कल जो है उसके सारे आंसर जो है यहीं पर मैं जो है कमेंट बॉक्स में आप लोगों के स्क्रीनशॉट लेकर सारे आंसर आप लोगों को यहीं लगाए जाएंगे। देखिएगा, बाकी दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए है तो PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना जो है आप लोग सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर जाइएगा और इसको सर्च करिएगा @सिलेक्शन मेंटर के नाम से। ठीक है, R जो है लास्ट में 2 बार है, बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। अगर आप सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है आप लोगों को मिल जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को इस क्लास की पूरी PDF मिल जाएगी। बाकी अब आप लोग जो है रात्रि 9 बजे GS के लिए तैयार रहिएगा और सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे और आप लोगों की तैयारी में जितनी मदद कर पाएंगे हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। बाकी भैया अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो भैया आपका कोई पैसा नहीं जाना है, उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और निवेदन है कि वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अपने जितने मित्र हैं, जितने ग्रुप हैं, उनमें सब में आप लोग जो है एक बार वीडियो को अच्छे से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसमें आप लोगों का कोई पैसा नहीं जाना है, भाई नेट आप चला ही रहे हैं तो इतना थोड़ा सा सहयोग हमारा भी कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल रात 9 बजे। जय हिंद, धन्यवाद।